नमस्ते बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली विच इज ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल। Oxygen is the first element of the group 16 or 6th A of the periodic table, and it consists of 5 elements, namely oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These group members are also known as chalcogens. जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नोन एज निकोजेंस, वैसे ही ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस एज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। They are ore forming elements. 90% of ore consist of oxides, sulfides, sulfates, sulfides. That's why these elements are known as chalcogens. These except polonium. Polonium is radioactive. That is why except polonium are the ore forming element, जैसा मैंने अभी आपको बताया, and thus are known as chalcogens. पोलोनियम को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब what is the journal electronic configuration of the group present in group number 16? So the journal electronic configuration for such element is NS2 NP4, means these elements have 6 electrons in their valence shell. Oxygen 2s2 2p4 is the valence shell configuration. Sulfur 3s2 3p4 is its valence shell configuration. Selenium 4s2 4p4 is its valence shell configuration. Tellurium 5s2 5p4 is its valence shell configuration, and finally polonium 6s2 6p4 is its valence shell configuration. Now we come to the physical properties of group number 16. The physical state: oxygen is a gas while all other are solid at room temperature. So at room temperature, oxygen is a gas while all other are solid. एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो बेटा हमने पहले भी बात की थी, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे शेल इंक्रीज होता जाता है, और शेल रिप्रेजेंट करता है साइज को। मतलब ऊपर से नीचे आने पर इन एलिमेंट्स के साइज में मुझे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर शेल ओवरवे द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो साइज क्या हो रहा है सर, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या साइज इंक्रीज होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा? हाँ सर, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा? हाँ सर, कम हो जाएगा। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकता हूँ? यस सर, डेफिनेटली वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ionization energy decreases. Down the group, the ionization energy decrease due to increase in their atomic radii and shielding effect. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ने बताया साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो व्हाट will happen to the size? Sir, size increases. So what will happen with the electronegativity? Sir, electronegativity should decrease. Electron affinity, again on moving top to bottom, electron affinity decreases. Electron affinity decreases. लेकिन बेटा यहाँ मुझे एक बात विशेष रूप से याद रखनी होगी, और वो बात क्या है कि अगर मैं आपसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात करूं तो जनरलाइजेशन तो मुझसे यही कहता है कि टॉप टू बॉटम आऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर कर एनायन बनाने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो एज पर द जनरलाइजेशन दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर।
होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन बेटा किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपने अपने ग्रुप के टॉप मेंबर्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। तो जो सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के होते हैं, उनका साइज होता है बहुत छोटा। दे हैव एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन देम। इसलिए उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे वो एलिमेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो छोटे साइज के एलिमेंट जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन फैमिली के लिए ये ऑर्डर होगा, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन ऑक्सीजन। This is the real order and the most important point. In general, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से कम होती है। इन जनरल किसी भी ग्रुप में बात करूंगा तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये सबसे कम होती है। ऑक्सीजन के केस में ये सबसे कम होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यू हैव टू लर्न दिस। नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर, तो बेटा आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर। आयनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक नेचर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मेटेलिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल्स क्या हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक नेचर तो बढ़ रहा है जी, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी हो रही है कम, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देख लें, दीज हैव वेरी लिटिल मेटेलिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, एंड पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, compound of oxygen with non-metals are predominantly covalent. Sulfur, selenium and tellurium because of low electronegativity show more covalent character। मतलब अल्टीमेटली इनके द्वारा जो कंपाउंड्स फॉर्म किए जाएंगे वो कंपाउंड्स क्या होंगे? दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट होंगे, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और टू नॉन मेटल्स by the mutual sharing of electron between those. Melting point and boiling point. The melting point and boiling point increases on moving down the group. जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाता हूं, MP और BP बढ़ता है, लेकिन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि ऐसा जनरल ट्रेंड सभी ग्रुप एलिमेंट्स के साथ नहीं होता है, बिकॉज दिस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन पैकिंग ऑल्सो। कैटेनेशन, ऑक्सीजन हैज सम बट सल्फर हैज द ग्रेट टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। जैसे हमने बात की थी, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। सबसे ज्यादा कैटेनेशन होता है कार्बन में, उसके बाद होता है सल्फर में, और उसके बाद होता है फॉस्फोरस में। तो हम यहाँ कह रहे हैं ऑक्सीजन हैज सम बट सल्फर हैज ग्रेट टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। सल्फर S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। जिसे हम क्राउन शेप सल्फर भी कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी डिस्कस कर चुके हैं। एलोट्रॉपी क्या है? जब कोई एलिमेंट नेचर में दो या दो से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रॉपी।
तो ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉप्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड ओजोन. सल्फर हैज 4 एलोट्रॉप्स एक्चुअली, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक और कोलाइडल. कोलाइडल सल्फर भी इसका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है. सेलेनियम 2 होता है, एक होता है रेड और एक होता है ग्रे. रेड सेलेनियम इज नॉन मेटेलिक वेल ग्रे सेलेनियम इज मेटेलिक. टेल्यूरियम नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक, मेटेलिक इज मोर स्टेबल देन नॉन मेटेलिक. पोलोनियम होता है अल्फा और बीटा, और दोनों ही फॉर्म्स के जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं. पोलोनियम इज अ मेटल एक्चुअली. ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 to +6. ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है वो रेंज क्या है बेटे, वो रेंज है मिनिमम -2 से मैक्सिमम +6. लेकिन जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल फ्लोरीन के साथ शो करता है. मतलब अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूं तो ये -2 तो इन जनरल शो करता है, -1 इट विल शो इन परऑक्साइड, -1/2 it will show in superoxide, +1 and +2 it can show only with fluorine, only with fluorine. Because fluorine is the most electronegative element. ऑक्सीजन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ऑक्सीजन इन जनरल -2 शो करता है, पर ऑक्साइड में ये -1 शो करता है, सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 शो करता है. विद फ्लोरीन इट कैन शो +1 एज वेल एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ओनली विद फ्लोरीन. इसके अलावा कभी भी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा. बाकी सभी एलिमेंट मिनिमम -2 से मैक्सिमम +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. एक और बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये, एलिमेंट्स हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो दिस विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन. कोई भी वो एलिमेंट जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो केवल तभी करेगा जब वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, और किसी एलिमेंट के साथ वो कभी भी अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन नहीं कर सकता है. केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ गए. केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहले आ गया बेटा किस पर, हाइड्राइड्स पर. और हाइड्राइड्स में हमने कहा कि ये बनाते हैं H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO. H2O is a colorless and odorless. H2S, H2Se, H2Te and H2PO are colorless, having unpleasant smell. H2O is colorless और odorless. H2O का ना कोई कलर होता है और ना ही कोई ऑर्डर होती है. बाकी H2S, H2Se, H2Te इनका कलर तो नहीं होता, लेकिन इनकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, अच्छी नहीं होती. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड एंड बॉन्ड एंगल्स. तो चलिए जरा इनके बारे में चर्चा करते हैं. जब बेटे मैं आपसे रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितनी आसानी से आपको हाइड्रोजन दे रहा है. तो मॉलिक्यूल आसानी से हाइड्रोजन कब दे पाएगा, जब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. उसकी बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होगी, जब एटम का साइज बड़ा होगा. तो अगर मैं आपसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की बात करता हूं बेटा, तो साइज किसका बड़ा है, सर टेल्यूरियम का साइज बड़ा है. तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, सर H2Te की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. मतलब कौन आसानी से टूटेगा, सर H2Te आसानी से टूटेगा. मतलब कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा, सर निश्चित रूप से H2Te ही आसानी से हाइड्रोजन देगा. दैट इज वाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. ये मैंने आपको अमोनिया मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के हाइड्राइड्स के केस में भी डिस्कस किया था. बात करें बॉन्ड एंगल्स की, तो बेटा अगर मैं बॉन्ड एंगल्स की बात करूं तो ऑल दीज हाइड्राइड्स दैट इज H2O, H2S, H2Se और H2Te
इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, दैट इज sp3। ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, बराबर हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इनके बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of central atom. Bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom. Directly proportional to the electronegativity of what? Electronegativity of central atom. तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर? डिक्रीज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उसके बाद H2S, उसके बाद H2Se और उसके बाद H2Te। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। आप देख लीजिए, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, सबसे कम है H2Te का और सबसे ज़्यादा है वाटर का। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज दैट बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। किस केस में? उन केसेस में जिन केसेस में मॉलिक्यूल सेम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, फिर से बात करें, स्टेबल वो जो आसानी से ना टूटे, अनस्टेबल वो जो आसानी से टूट जाए। अब आसानी से कौन टूट सकता है? जिसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर से वही बात करें, अगर मैं ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि H2O के बॉन्ड लेंथ और H2Te के बॉन्ड लेंथ में मैं कंपैरिजन करता हूं तो H2Te का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा और H2O का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो किसे डिसोसिएट करना मुश्किल है? H2O को। किसे डिसोसिएट करना आसान है? H2Te को। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? H2O से H2Te कम हो जाएगा, H2O से H2Te क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने देख लिया, देखो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी? H2O की, फिर किसकी? H2S की, फिर किसकी? H2Se की और फिर किसकी? H2Te की। अब इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर की बात करें, फिर से मैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। ये है हाइड्रा एसिड्स बेटा। हाइड्रा एसिड्स के केस में जब भी मैं एसिडिक नेचर देखना चाहता हूं तो मुझे मेरा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। सर व्हाट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स? तो मैं कहूंगा एसिड्स आर दोज विच कैन फर्निश H+ आयन। एसिड्स वो होते हैं जो हमें आसानी से क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। आसानी से क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। बोले ओके सर। अब आसानी से H+ आयन कौन देगा इन चारों में? सर वो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वही आसानी से टूटेगा, वही आसानी से हाइड्रोजन देगा। अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर वो जिसका साइज बड़ा होगा। और साइज किसका बड़ा होगा? अरे सर टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आसानी से तुमको हाइड्रोजन किसने दिया? H2Te ने दिया। और मुश्किल से किसने दिया? H2O ने दिया। तो अच्छा एसिड कौन? सर H2Te। मतलब अगर मैं H2O से H2Te की बात करता हूं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देख लीजिए बढ़ गई है। H2O सबसे कम, फिर H2S, फिर H2Se और फिर H2Te। ऑक्साइड्स की बात करते हैं। These elements form monoxide of MO types and dioxides of MO2 type, increasing order of acidic nature of oxide। अब फिर से acidic nature of oxide की बात कर रहा हूं। तो ये ऑर्डर क्यों आया? Why this order arises? Because acidic nature या acidic strength is directly proportional to electronegativity of central atom। तो अब मैं देख रहा हूं यार टेल्यूरियम है, सेलेनियम है और सल्फर है। तो मुझे पता है कि जब मैं ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ जाता हूं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? सर सबसे कम टेल्यूरियम की। और सबसे ज़्यादा किसकी? सल्फर की, क्योंकि यहाँ हमने ऑक्सीजन को लिया नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा।
फिर सेलेनियम ट्राइऑक्साइड और फिर टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड. अगेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. ऑक्सी एसिड्स. अगर बेटे मैं ऑक्सी एसिड्स की बात करूं तो हमें सल्फर के ऑक्सी एसिड्स का जिक्र करना होता है. सल्फर कई सारे ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे H2SO3, H2SO4, H2S2O3, H2SO5, H2S2O8, H2S2O7 and H2S2O3. This is sulfurous acid. This is sulfuric acid. This is thiosulfuric acid. This is Carrot's acid. This is Marshall's acid. This is oleum or pyrosulfuric acid and this is dithionic acid. तो इतने सारे एसिड्स जो हैं वो सल्फर फॉर्म करता है. हम आगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे. हैलाइड्स. अगर मैं हैलाइड्स की बात करूं बेटा तो ऑक्सीजन जो है वो डायहैलाइड्स ही बनाता है, OF2, Cl2O और Br2O. सल्फर S2F2, S2Cl2, SF2, SCl2, SBr2. सेलेनियम और टेल्यूरियम हेक्सा फ्लोराइड्स का ही फॉर्मेशन करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि सेलेनियम और टेल्यूरियम जो हैं वो किस प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, तो आप बोलोगे हेक्सा, लेकिन कौन से? केवल फ्लोराइड्स. अब हम आ जाते हैं किस पर? ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड पर. ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड पर. So oxygen is the most abundant element in the earth's crust. It was discovered by Carl Scheele and Joseph Priestley. It occurs in 3 isotopic form. Oxygen 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18. तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? ऑक्सीजन 16 का. और ऑक्सीजन 18 क्या है? ऑक्सीजन 18 इज रेडियो एक्टिव. ऑक्सीजन 18 इज रेडियो एक्टिव. अकरेंस. In free state, it occur in air and constitute 21% by volume of air. एयर में नाइट्रोजन के बाद अगर किसी गैस का सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन है तो वो क्या है? ऑक्सीजन. प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लें तो हमेशा दिमाग में सेट रहेगा. कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप थर्मली डिकम्पोज करते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप कैसे करते हो? थर्मली डिकम्पोज करते हो, यानी कि उसे गर्म कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, तो वो तुमको हमेशा क्या देगा? तुमको हमेशा ऑक्सीजन देगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सभी मेटल ऑक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परऑक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो सभी मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गर्म करोगे, हीट दोगे, टूटेगा और ऑक्सीजन भी बनाएगा. तो ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इन्हीं की चर्चा करते हैं. ठीक है, देखें जरा. चलिए. By the decomposition of oxygen rich compound, as oxygen rich compounds are oxidizing agent. तो देखिए जरा, KNO3 is पोटेशियम नाइट्रेट. जब मैं KNO3 को गर्म करता हूं तो ये कन्वर्ट होता है KNO2 में, डेट इज पोटेशियम नाइट्राइट. पोटेशियम नाइट्राइट. और साथ में क्या दिया? ऑक्सीजन. ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं KClO3 को डिकम्पोज करें, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करें, तो ये हमें देता है KCl अलॉन्ग विद ऑक्सीजन. दिस मेथड इज द लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये आगे वाली स्लाइड में भी आएगा. दिस इज द लैब मेथड. By heating the dioxides, peroxides and higher oxides. जैसी मैंने आपसे बात की, तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड को डिकम्पोज कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन मिल रहा है. मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन मिल रहा है. बैरियम पेरोक्साइड को हीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे फिर से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है. देखिए लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन. लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेटा ये एरो के ऊपर है.
आपको बताया था कि लैब मेथड में हम किस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रिपरेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि भैया पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करोगे तो तुमको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन। तो दिस इज द लैब मेथड। अब इस रिएक्शन के लिए नोट है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है, MnO2। The decomposition take place at 670 to 720 Kelvin. Therefore, MnO2 act as catalyst and also lower the temperature for the decomposition of KClO3। मतलब अगर मैं यहाँ पर MnO2 नहीं लूँ तब भी रिएक्शन होगी, विदाउट कैटलिस्ट भी रिएक्शन होगी, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर जो तुमको देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 670 से 720। और अगर तुम MnO2 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो वही टेम्परेचर तुम्हें कितना यूज़ करना पड़ेगा, 420 केल्विन, मतलब अराउंड 250 केल्विन का डिफरेंस तुम्हें मिनिमम देखने को मिलेगा अगर तुम MnO2 को एज अ कैटलिस्ट नहीं लेते हो तो। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की मैंने तुमसे बात की थी और मैंने तुमसे बोला था कि अगर मैं एयर को कंप्रेस करूंगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आएंगे। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस। हैंस बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैंने तुमसे कहा था कि वो नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो है ही, साथ साथ ऑक्सीजन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये देखिए, industrial preparation, the main source of industrial preparation of dioxygen are air and water. From air, oxygen is prepared by the fractional distillation of air. During this process, nitrogen with less boiling point distill as vapor, while oxygen with higher boiling point remains in the liquid state and can be separated. From water, मुझे पता है अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इस वाटर को आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस मैं कहता हूं ये H+ आयन में टूटेगा और OH- आयन में टूटेगा। तो ये H+ आयन जो है ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा हाइड्रोजन, कहाँ, कैथोड पर, और ये OH- आयन है विल ऑक्सीडाइज्ड और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, कहाँ पर, एनोड पर। तो हमने वाटर से और एयर से दोनों से ही किसका फॉर्मेशन किया, हमने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैस। It is slightly soluble in water and its solubility is about 30 milliliter per liter of water at 298 Kelvin. तो कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस गैस है। ये इसके बॉन्ड पैरामीटर्स दे रखे हैं। इसी में मैं एक और चीज यहां यूज करूंगा और वो चीज क्या है, oxygen is paramagnetic, oxygen when mixed with helium or carbon dioxide is used for artificial respiration, liquid oxygen is used as an oxidizing agent in rocket fuel, ये पॉइंट बेटा एज इट इज हमसे पूछे जाते हैं। और ऑक्सीजन कैन प्रोड्यूस oxyhydrogen and oxyacetylene flames which are used for the cutting and welding of metals। तो बच्चों अब बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता लेकिन जलने में मदद करता है। It does not burn itself but help in burning.
It is quite stable in nature and its bond dissociation is very high. Why its bond dissociation is very high? Because between two oxygen atom there are double bonds. दो oxygen atoms के बीच में हमारे पास क्या है? Double bonds हैं. Therefore it is not very much reactive. Therefore dioxygen reacts at higher temperature. Normal temperature पर oxygen reaction नहीं करेगा. However, once the reaction starts, it's proceed of its own. एक बार reaction शुरू हो गई तो फिर ये spontaneous हो जाती है. इसका मतलब हो गया कि डाइऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, those all reactions are spontaneous at high temperature. This is because the chemical reactions of dioxygens are exothermic and the heat produced during the reaction is sufficient to sustain the reactions. Action with litmus. Like dihydrogen, it is also neutral and has no action on blue or red litmus. Reaction with metals. अब अगर मैं एक्टिव मेटल्स वो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, जैसे सोडियम और कैल्शियम, ये रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Na2O, CaO. सोडियम परऑक्साइड भी बनाएगा लेकिन कैल्शियम परऑक्साइड नहीं बनाएगा. तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम कैन फॉर्म Na2O और Na2O2, डेट इज सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड. लेकिन अगर मैं तुमसे कैल्शियम की बात करूं तो इट विल फॉर्म CaO ओनली. हालांकि कुछ किताबें कहती हैं कि कैल्शियम भी परऑक्साइड बनाता है लेकिन एक बड़े ही लेस एक्सटेंट में. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडरेबल. देखिए सोडियम के साथ मैंने रिएक्शन कराई तो Na2O बना, और क्या बन सकता है? मैंने आपसे बोला Na2O2. कैल्शियम के साथ कराई तो क्या बना? CaO. जब ये आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, एज दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल. सो दैट इज व्हाई हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिएक्शन. लेकिन बनाएंगे ये भी क्या? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड. एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊंगा तो एल्यूमिना बनेगा, डेट इज Al2O3. आयरन की कराऊंगा तो क्या बनेगा? Fe2O3. It can form FeO also, depend on the amount of oxygen we are using in the reaction. अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड यानी कि FeO. ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3. एक्शन विद नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है. देखिए जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो बनाया वाटर, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की तो बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनाता है. सल्फर के साथ रिएक्शन करने पर इसने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया. ये तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है. रिएक्शन विद कंपाउंड्स. डाइऑक्सीजन चूंकि क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्पेसिफिक कंडीशंस पर ये क्या करता है? ये एलिमेंट्स के साथ या किन्हीं कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है और उन्हें ऑक्सीडाइज करता है. ऑल्दो अगर मैं इस पिछली वाली रिएक्शन में बात करूं तो इन सबको ऑक्सीडाइज ही किया है ऑक्सीजन ने. यहां देखिए हाइड्रोजन 0 है, यहां +1 है, यहां सल्फर 0 है, यहां +4 है, यहां नाइट्रोजन 0 है, यहां +2 है, यहां कार्बन 0 है, यहां +4 है. आप देखेंगे किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ अगर हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं. मतलब जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा उसे वो क्या करेगा? निश्चित रूप से ऑक्सीडाइज करेगा. और यही बात हमारी अगली स्लाइड हमसे कह रही है. अगली स्लाइड हमसे क्या कह रही है? अगली स्लाइड हमसे कह रही है कि अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ऑक्सीजन उन कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया HCl के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, HCl के साथ रिएक्शन की ऑक्सीजन ने, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडाइज करना. ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना. अब आप यहां देखना बड़े ध्यान से कि हाइड्रोजन तो जी +1 शो कर रहा है और क्लोरीन कर रहा है जी -1. तो क्या ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता.
क्या ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा? अरे बिल्कुल कर देगा, दौड़ दौड़ के कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि क्लोरीन शो कर रहा है -1 और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये क्या कर देगा? ये क्लोरीन को -1 से ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? 0 में, Cl2 में। दिस मेथड is the lab method for the preparation of chlorine, also known as Dacon's process. अब आप बोलोगे सर नाम याद रखना जरूरी है क्या? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डेकन्स प्रोसेस में आप किस कंपाउंड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो या तो वो याद हो और या ये पूरी रिएक्शन याद हो। किस कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट? इट इज CuCl2, दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। जैसे अमोनिया की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ? अमोनिया की रिएक्शन करा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है, क्या है? +2 है। तो देखिए क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराता हूं तो ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज दोज मॉलिक्यूल्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। देखो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप यहां सल्फर को देखो, सल्फर यहां -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहां पर सल्फर कितना शो कर रहा है बेटे? +4। कार्बन में यहां कोई चेंज नहीं हुआ, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसे ही आप यहां पर देखो, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 और यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ये देखो ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर से वही कहूंगा, किसी मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली इट विल ऑक्सीडाइज दैट मॉलिक्यूल। चलिए यूजेस की बात करते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो मैंने प्रॉपर्टी में भी आपको अभी बताया था कि ऑक्सीजन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स, जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च भी कहते हैं। इन फ्लेम्स का टेम्परेचर लगभग चला जाता है बेटे 4000 टू 4500 डिग्री सेल्सियस, 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू वेल्ड अ मेटल और टू कट अ मेटल। तो गैस वेल्डिंग में जो यूज होता है सिलेंडर, उनमें से एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, एक सिलेंडर एसिटिलीन या हाइड्रोजन किसी का भी हो सकता है। It is used as an oxidizing agent and bleaching agent. So this is the property of oxygen. Liquid oxygen is used as a rocket fuel. हाँ सर, आपने हमें पहले ही बता दिया है। It is used in the metallurgical process to remove the impurities of metal by oxidation. हाँ, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। Which of the following statement is correct or incorrect regarding oxygen? आ जाते हैं ऑक्साइड्स पर। A binary compound of oxygen with another element is known as oxide. On the basis of acid-base characteristic, the oxides may be classified into the 4 types. बेटा कायदे से अगर बात की जाए तो ऑक्साइड 4 प्रकार की है, लेकिन अगर मैं बहुत टेक्निकली इस बात से बात करूं तो मैं कहूंगा देयर आर 9 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। कितने प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं? 9 प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं। आई विल डेफिनेटली टेल देयर नेम्स। तो सबसे पहले मैं उन 4 ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूं। पहला है बेसिक ऑक्साइड। Alkali metals, alkaline earth metal and most of the transition metal can form basic oxide. Alkali metals, alkaline earth metals and most of the transition metal form what? Form basic oxide. Now how to identify these oxides? इन oxides को मैं कैसे पहचानूं? तो बेटा ये ऑक्साइड्स if these oxides react with water then they will form hydroxide. हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर ये ऑक्साइड
अगर ये ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर ये ऑक्साइड किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ओनली सॉल्ट विल फॉर्म। तो क्या बनेंगे? सॉल्ट बनेंगे, ओनली सॉल्ट विल फॉर्म। तो ये बेसिक ऑक्साइड को पहचानने का तरीका है। जैसे मेरे पास है Na2O, मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं बेटे वाटर के साथ, ये मुझे दे देगा 2NaOH। देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर मुझे मिल गया हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्साइड इज बेसिक। मेरे पास है MgO, एसिड के साथ रिएक्शन करा देता हूं बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना? बना MgCl2 और साथ में क्या बना बेटा? H2O। देखिए क्या बन गया? सॉल्ट और वाटर बन गया। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर द ऑक्साइड इज बेसिक और नॉट। Their relative basic character decreases in the order। सबसे ज्यादा एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स और उसके बाद ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड। सर वो क्या चीज है जिससे मैं भी आइडेंटिफाई कर पाऊं कि बेसिक नेचर कब बढ़ेगा और कब ज्यादा होगा? मैं कहूंगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके बेसिक होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। या मैं कह सकता हूं कि मेटल का साइज जितना बड़ा होगा उसके बेसिक होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। या मैं कह सकता हूं कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसके बेसिक होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आ गए एसिडिक ऑक्साइड पर। तो बेटा एसिडिक ऑक्साइड की बात करूं तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल जो ऑक्साइड बना रहा है वो क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे देखो हमने CO2 की बात करी है, SO2 की बात करी है, SO3 की बात करी है, NO2, N2O5, P4O10, Cl2O7। इसके अलावा मेटल्स के ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। कब? जब मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। कब हो सकते हैं? जब मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। मैं लिख देता हूं, when metal is present in their maximum oxidation state, then their oxides will be acidic. Example, dimanganese heptoxide and chromium trioxide, CrO3 and Mn2O7। Mn2O7 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 विच इज मैक्सिमम। मैग्नीज +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, दैट इज मैक्सिमम। क्रोमियम भी +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो इनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ये बात याद रखिएगा, केवल नॉन मेटल्स ही नहीं, मेटल्स के ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। लेकिन कब? तब जब मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। कैसे पहचानेंगे?
कि जब मैं इन ऑक्साइड्स को वाटर से रिएक्ट कराता हूं, जब मैं इन ऑक्साइड्स को किससे रिएक्ट कराता हूं, वाटर से रिएक्ट कराता हूं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एसिड फॉर्म करते हैं। व्हेन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एसिड। जरा देख लेते हैं। मैंने ले लिया SO3, मैंने ले लिया CO2, मैंने ले लिया Mn2O7। पहले मैं इन तीनों की रिएक्शन वाटर से करा देता हूं। बना H2SO4, बना H2CO3। देख लीजिए, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। यहां देखिए क्या बना, बना H2MN2O8। तो H2MN2O8 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, जब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लिया तो क्या आया, HMNO4। तो HMNO4 इज पर मैग्निक एसिड। दिस इज व्हाट, this is permanganic acid। दिस इज परमैग्निक एसिड। ठीक है, ऐसे ही जब मैं CrO3 में वाटर ऐड करूंगा तो ये मुझे देगा H2CrO4। क्या देगा, H2CrO4 देगा। तो ये क्या है बेटे, ये है क्रोमिक एसिड। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमिक एसिड। अब आ गए बेटे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो पहले मैं आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूं। बेटे एम्फोटेरिक मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। सर एम्फोटेरिक मेटल्स होते क्या हैं सर, व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स एंड हाउ टू रिमेंबर देम। इसके लिए मैं लिखूंगा सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। हे भगवान सबकी आस सुन लो। देखो जरा, सब इज SB एंटीमनी, जन इज ZN जिंक, की केवल सेंटेंस बनाने के लिए है। आस इज AS आर्सेनिक, सुनो इज SN टिन, प्रभु इज PB लेड एंड अल्लाह इज एल्यूमिनियम दैट इज AL। तो ये जो मेरे पास मेटल्स हैं 6, ये 6 मेटल्स क्या हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। तो यकीनन इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। अब चूंकि एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा वो भी एम्फोटेरिक होगा। ऑल्दो बेरिलियम इज अ टिपिकल मेटल, ये एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, ये टिपिकल मेटल है, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज बाय बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। इसके साथ Ga2O3 that is gallium oxide, Cr2O3 that is chromium oxide, ये ऑक्साइड्स भी क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब मैं आ गया बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड पर। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं लिखूंगा न्यूट्रल ऑक्साइड्स cannot react with
कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अब ये मेरे पास चार ही हैं बेटा, वाटर न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल है, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल है। इन चार ऑक्साइड्स को हमें लर्न करना होगा। ट्रेंड्स ऑफ द ऑक्साइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए, इनके अलावा जो ऑक्साइड्स थे मैं पहले उनकी बात कर लेता हूं। एक ऑक्साइड होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर द मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स, यही लिख देते हैं। मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स, टू सिंपल ऑक्साइड्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। अब मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या हैं जी? एग्जांपल लेते हैं Fe3O4। जो Fe3O4 है वो दो सिंपल ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, और वो दो सिंपल ऑक्साइड्स हैं फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Fe3O4। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा Pb3O4 की, तो Pb3O4 इज ये PbO और PbO2 का मिक्सचर है। इसी को बेटा हम सिंदूर भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिंदूर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक ऐसे ही जब मैं तुमसे Mn3O4 की बात करूंगा तो वो भी 2MnO और MnO2 का मिक्सचर है। ठीक ऐसे ही अगर मैं तुमसे N2O3 की बात करूंगा तो वो NO और NO2 का मिक्सचर है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर द मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स। तो ये कितने हो गए बेटा? 5। फिर आ गए परऑक्साइड। तुम्हें पता है परऑक्साइड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, हो गया 6। फिर हो गया बेटा डाइऑक्साइड जो हमारा एक जर्नल ऑक्साइड होता है, 7। फिर हो गया सुपर ऑक्साइड, तुम्हें पता है जिसमें ऑक्सीजन O2-1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। केवल रुबीडियम, सीजियम और पोटेशियम, यही 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। ये हो गए 8। और एक होता है सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमेशा सेंट्रल एटम से कम होते हैं, मतलब सब ऑक्साइड्स हैव ऑक्सीजन लेस देन एक्सपेक्टेड। तो इन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं सब ऑक्साइड। तो ये हो गए बेटा 9 प्रकार के ऑक्साइड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटे वो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से पूछे जाते हैं। तो जब मैं ट्रेंड्स की बात करता हूं तो मैं कहूंगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंज फ्रॉम बेसिक टू एम्फोटेरिक एंड देन एसिडिक। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। जैसे मान लो मैंने तुमसे बात की Na2O की, मैंने तुमसे बात की MgO की, मैंने तुमसे बात की Al2O3 की, मैंने तुमसे बात की SiO2 की, मैंने तुमसे बात की P2O5 की, मैंने तुमसे बात की SO3 की, और मैंने तुमसे बात की Cl2O7 की। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं सेंट्रल एटम, ये सभी जो हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं बेटा ये हैं बेसिक, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। कैसे पहचाना? मैंने तुमको बताया था, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम या जिसका साइज जितना बड़ा उसका ऑक्साइड उतना ही बेसिक। ये वाला जो ऑक्साइड है बेटे ये ऑक्साइड है एम्फोटेरिक। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये हैं एसिडिक, और लेफ्ट टू राइट मूव जब मैं करूंगा तो इनका एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एंड हेंस इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो मैंने बोला द नेचर ऑफ द ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एम्फोटेरिक एंड देन टू एसिडिक। तो हियर इज द एग्जांपल, देखिए, अरे वाह, Na2O strongly basic, MgO basic, Al2O3 is amphoteric, SiO2 is weakly acidic.
P4O10 is acidic, SO2 is strongly acidic, and Cl2O7 is very strongly acidic. The reason behind this is the electronegativity of the central atom is directly proportional to its acidic strength. However, on moving down the group, the acidic character of the oxide decreases. बेटा ये बात तो पता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि एसिडिक नेचर कम हो रहा है। देखें जरा, अगर मैं 13th ग्रुप की बात करता हूं तो मेरे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो बोरोन से लेकर थैलियम तक मैं क्या देख रहा हूं कि एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है, Al2O3 और Ga2O3 एम्फोटेरिक हैं, हम Ga2O3 को वीकली बेसिक भी कह देते हैं, जबकि इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड्स आर कंप्लीटली बेसिक। On the basis of the oxygen content, the oxides may be classified into the following types. ये देखिए, normal oxides जिसके बारे में बात की थी, these contain oxygen atom according to the normal oxidation state, that is -2. Polyoxides, these contain oxygen atom more than permitted by the normal valency, therefore these contain oxygen atom in the oxidation state different than -2. Peroxide, these contain O2 -2 ion having oxidation state of oxygen as -1. Example में है H2O2, Na2O2, BaO2, PbO2 etc. Superoxide, these contain O2- ion having oxidation state of oxygen as -1/2. बेटा ये PbO2 नहीं है, this is RbO2. लेड कभी भी जीवन में घोर तपस्या कर लेगा तब भी सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। सुपर ऑक्साइड केवल कौन बनाएगा? सुपर ऑक्साइड पोटेशियम बनाएगा, रुबिडियम बनाएगा और सीजियम बनाएगा। सब ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स कंटेन लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल में इन्होंने N2O लिखा है, मैं लिख देता हूं Hg2O, दैट इज मरकरी सब ऑक्साइड, C3O2 दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। जो C3O2 है बेटा, इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कार्बन सब ऑक्साइड यानी कि C3O2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज C3O2। यहां आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम, हर कार्बन एटम जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, और जब कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड होगा तो निश्चित रूप से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तो ऑल कार्बन एटम्स हियर आर sp हाइब्रिडाइज्ड। सभी के सभी कार्बन एटम क्या है यहाँ पर? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्वेश्चन कई बार बेटा हमसे पूछा गया है। दिस इज मरकरी सब ऑक्साइड, मरकरी सब ऑक्साइड। अभी अभी मैंने तुमसे बोला था कि इस तरह के ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से कम होता है। जैसे N2O, तुम देखो नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन मैं इसे नाइट्रोजन सब ऑक्साइड भी कह सकता हूं, बिकॉज हियर सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है। जैसे ये मरकरी ऑक्साइड है, लेकिन मैं इसे मरकरी सब ऑक्साइड कहूंगा क्योंकि यहाँ पर मरकरी ज्यादा है। यहाँ पर भी देखिए कार्बन का ऑक्साइड है, लेकिन मैं इसे कार्बन सब ऑक्साइड कहूंगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से ज्यादा है। मिक्स्ड ऑक्साइड, अभी अभी मैंने तुमसे चर्चा की है कि मिक्स्ड ऑक्साइड जो है वो 2 सिंपल ऑक्साइड्स का मिक्सचर होते हैं, जैसे रेड लेड Pb3O4 ऑल्सो नोन एज सिंदूर। बेटा इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम सिंदूर कहते हैं। Magnetic oxides of iron, that is Fe3O4, and mixed oxide of manganese, that is Mn3O4। इसके अलावा मैंने तुमको एक और एग्जांपल बताया था, that is N2O3। तो यहां पर बेटा मैंने ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अब इसके बाद मैं बात करूंगा ओजोन की, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस ओजोन। थैंक यू।